तो लास्ट अभी तक हमने लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास तक हमने नाजी वर्ल्ड व्यू तक किया है। नाजी वर्ल्ड व्यू मैंने अभी अभी दोबारा से बता दिया है कि कैसा होता है। अब हम आगे ये बात करने वाले हैं कि हिटलर इस्टेब्लिशमेंट, अभी तो ये तो थ्योरी है, लेकिन इन्होंने इसके बेसिस पर एक रेशियल स्टेट भी बना दिया, यानी जर्मनी को एक ऐसा स्टेट कंट्री बना दिया जो कि रेसिज्म में बिलीव करने लगा। वो कैसे किया, ठीक है, वो करने से पहले बस एक चीज और देख लो पिछले वाले में, लेवेंसोराउम, ये टर्म का मतलब होता है, ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है मोर स्पेस या लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस का मतलब है हिटलर की आइडियोलॉजी में एक और चीज भी है नाजी वर्ल्ड व्यू के अलावा। हिटलर ऐसा मानता था कि ज्यादा भाई अच्छे से रहने के लिए और स्पेस की जरूरत है, करेक्ट, और स्पेस के लिए हमें और टेरिटरीज को एक्वायर करना पड़ेगा। तो हिटलर का कॉन्सेप्ट था लेवेंसोराम का, जिसका मतलब ये होता है कि मोर लिविंग स्पेस चाहिए जर्मनी को, और इसीलिए जर्मनी को नई टेरिटरीज को एक्वायर करना पड़ेगा। कैसे एक्वायर करेंगे, खरीदेंगे, वॉर वॉर करके। तो यानी वॉर करके नई टेरिटरीज को, नए जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, वहां सेटल हो जाएंगे, और इससे जो हमारा दिस वुड इनहांस द एरिया ऑफ मदर कंट्री, जो हमारा मदर कंट्री है उसको हम बड़ा करते जाएंगे। तो ये एक अपनी अलग तरह का पैट्रियोटिज्म है। हम बिलीव करते हैं इंडियंस के हम दूसरे की जमीन नहीं हड़पेंगे, ना अपनी जाने देंगे, लेकिन मैम, उनका पर इससे हो ही क्या जाएगा? क्या, मैम, पर इससे होगा क्या मैम? और लोगों की लैंड ले लोगे, उनका मिनरल्स मिल जाएगा, सॉइल मिल जाएगी फॉर कल्टीवेशन, जमीन के नीचे दबा हुआ सोना, डायमंड, एवरीथिंग विल बी योर ओन तो नाउ। हम बस इसके लिए वो ऐसा कर रहे थे? इसके लिए तो वो ऐसा कर रहे थे, इसी के लिए तो दुनिया में कितने सारी चीजें हैं। द वेरी आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, आइडिया ऑफ कैप, दो थ्योरी है ना, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। सोशलिज्म यस तो ये मैम। कहता है कि जो उग रहा है वो सबका है, तो सब में डिवाइड होना चाहिए। लेकिन द वेरी आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म ये कहता है कि जो मेहनत कर रहा है मिलना उसी को चाहिए। अगर तुमने मेहनत नहीं किया है देन यू डिजर्व टू डाई हंग्री, तुम भूखे मरो, ये यू डिजर्व इट, ये कैपिटलिज्म कहता है। तो तुम बोलोगे कि मैम मैंने पैसा कमाया तो क्या, वो मेरे को गरीब मिलेगा, मैं तो खाना खिलाऊंगा, बिकॉज यू आर नॉट अ कैपिटलिस्ट बाई थॉट, करेक्ट, हम ह्यूमंस यस भी हैं। मैम। लेकिन अगर कैपिटलिज्म के आइडिया से चलोगे तो वो तो मेरिटोक्रेसी में बिलीव करते हैं, कंपटीशन में बिलीव करते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में बिलीव करते हैं। तो क्या कैपिटलिज्म बिल्कुल हिटलर के जैसा नहीं सोचता यस मैम। कि क्लास में वो टॉप, जो ज्यादा पढ़ेगा वो टॉप करेगा? क्या ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है? इस हिसाब से तो फिर रैंकिंग भी नहीं होनी चाहिए ना, कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यस। इन द एंड यू वांट टू नो हु इज द बेस्ट, करेक्ट। तो वही चीज तो वो भी कर रहे हैं। वो बस ये बात और कर रहे हैं कि वो ये मान के भी नहीं चल रहे हैं कि कोई और बेस्ट हो सकता है। वो क्या मान रहे हैं, हम ही बेस्ट हैं। ये तो ये थिंकिंग गलत है। कैपिटलिज्म एटलीस्ट, लिबरलिज्म इन अ वे, एटलीस्ट मौका देता है कि हर आदमी लड़े, फिर जो विनर निकलेगा वो रियल विनर है, करेक्ट। लेकिन यस हिटलर मैम। की फिलॉसफी ये कहती है कि जर्मन ऑलरेडी बेस्ट, और उनके अलावा जो भी लोग हैं वो बेस्ट नहीं है, वो उनको उतना मौका नहीं मिलना चाहिए। तो ये वर्ल्ड व्यू गलत है कि ये मानना कि यू आर द बेस्ट और बाकी लोगों को इक्वल ना ट्रीट करना। सब इंटरकनेक्टेड आइडियोलॉजी है। लेकिन तुम ये समझ गए कि हिटलर क्या सोच रहा है। हिटलर ये कह रहा है कि मोर लिविंग स्पेस, आई नीड मोर मोर टेरिटरी, वॉर करके सबका ले लूंगा और उसमें मैं जर्मन्स को रखूंगा, है कि नहीं, ये है। अब ऐसा करने से यस क्या मैम। होगा, इट वुड इनहांस द मटेरियल रिसोर्सेज, जर्मनी की दौलत बढ़ती चली जाएगी, जर्मनी की पावर बढ़ती चली जाएगी, और अल्टीमेटली हिटलर का मेन एम तो क्या ही है, जर्मनी को स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन बनाना वर्ल्ड में, करेक्ट, करेक्ट। चलो भाई, यस मैम। किस किस को समझ आ गया नाजी वर्ल्ड व्यू? इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इफ इट इज कमिंग इन योर पेपर इट कैन कम, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नाजी वर्ल्ड व्यू कैसा है। एंड तुम्हें अब इतना आता है, ये तुम सब्जेक्टिव लिख लोगे और ऑब्जेक्टिव तो एक भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। इतने से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं। लेविन्सोराम का क्या मतलब है, नाजी हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन मैम, सी, टर्म 2 की ऑब्जेक्टिव ही होगा क्या? हाँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिक्स भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में से जो भी निकलेगा यही है, 2-4 क्वेश्चन, समझ गए, कि सोशल हायरार्की में ऊपर कौन है नीचे कौन है, लेविन्सोराम का क्या मतलब है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया है, समझ गए। यही 4-5 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं पेपर में, ठीक है। अब हम आगे थोड़ी बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रेशियल स्टेट। इससे कोई क्वेश्चन इन जनरल आता नहीं है, थिंकिंग के लिए है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है इसमें, सिंस पेपर आने वाला है तुम्हारा प्रांशुल, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसमें से जीनोसाइड आएगा, जीनोसाइड का क्या मतलब होता है,
वर्ल्ड वॉर 2 में जो जीनोसाइड हुआ है ना, जो जिप्सीज मरे हैं, जूस को मारा गया है, वो आएगा। वीमर रिपब्लिक कब बनी है, ये ईयर आ सकता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के बारे में पूछ सकते हैं। डिप्रेशन का मतलब पूछ सकते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब पूछ सकते हैं। उसके अलावा नाजी वर्ल्ड व्यू का मतलब पूछ सकते हैं। समझ गए? ये 6-7 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से इजीली बनते हैं और यही आते हैं घूम घूम कर। सुन रहे हो तुम? यस मैम। यस मैम। इसीलिए इसको पढ़ के रखना है, क्योंकि इससे यही आएगा। जो आएगा वो मैं बताती चलूंगी। अब जो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, इसमें से कुछ आएगा नहीं इसमें से पेपर, क्योंकि ये बहुत डीप है। लेकिन तुम इसे सुनोगे तो तुम्हें और क्लैरिटी होगी कि किस तरह के रेशियलिज्म में, किस तरह का रेशियलिज्म क्या होता है। एक रेस को अच्छा मानना, दूसरी रेस को बुरा मानना, ये सेम चीज है जो अपार्थीड है, पढ़ा है ना अपार्थीड। यस अपार्थीड भी मैम। रेशियलिज्म ही है, बस अपार्थीड में जो यूरोपियंस है वो अपने आप को ऊपर मानते थे और अफ्रीकन को नीचे मानते थे। हिटलर का रेशियलिज्म बिल्कुल अपार्थीड सिस्टम के जैसा है वो, लेकिन उसका नाम अपार्थीड नहीं है, लेकिन सिमिलर है कि अपने आप को ऊपर मान रहे हैं, दूसरे को नीचे मान रहे हैं। अब क्या है, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस क्या है? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस आर्यंस की एक ब्रांच है, सारे आर्यंस वो नहीं है। आर्यंस तो इंडियन भी है, करेक्ट। वी आर ऑल्सो आर्यंस, हम भी आर्यन रेस से ही निकले हुए हैं। आर्यंस और नीचे वाले जो साउथ है उनको द्रविडियंस बोलते हैं। तो हम भी आर्यन रेस से ही आए हैं कहीं ना कहीं, बट नॉर्डिक जर्मन आर्यंस दे आर वन ब्रांच ऑफ आर्यंस। अब इनकी और अंदर जाते हैं कि ये किस तरह के रेसिज्म में बिलीव करते हैं। एक बार पावर में आने के बाद, मैं ट्रांसलेट करके बताती जाऊंगी, अपना दिमाग कान एकदम खोल के रखना और वर्ड सुनना, केवल बैठ जाएगा वो माइंड में हमेशा के लिए। एक बार पावर में आने के बाद नाजी लोगों ने अपना जो उनका सपना था उसको धीरे 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 उन्होंने लगाना शुरू करा। उनका एक सपना था कि वो एक ऐसी रेस बनाएंगे, एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जो एक्सक्लूसिव रहेगी, दूसरों से अलग रहेगी। एक ऐसा सपना जिसमें केवल जर्मन, प्योर जर्मन ब्लड वो रहेंगे। उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब वो फिजिकली एकदम फिट होंगे। और ऐसा करने के लिए ऑब्वियसली जर्मनी में से बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्हें हटाना भी पड़ेगा जो कि फिजिकली फिट नहीं है, करेक्ट। मेरे कंट्री में सारे जर्मन रहते हैं, लेकिन आई वॉन्ट ओनली एक्सक्लूसिव वो ग्रुप जो कि प्योर जर्मन बाय ब्लड हो और उनको देख के लगे कि ये डिजायरेबल है। तो यानी ऐसे ग्रुप को बनाने के लिए जिसमें सारे लोग दिखने में डिजायरेबल लगे, मुझे ऐसे लोगों को हटाना पड़ेगा जो दिखने में अनडिजायरेबल लगते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए ये कहना कि नाजीज जर्मन के लिए भी अच्छा है, ये भी बुरी बात है। फिर उन्होंने क्या किया, नाजी चाहते थे एक ऐसी सोसाइटी जिसमें प्योर जर्मन रहे और हेल्दी जर्मन रहे। और ऐसा करने के लिए उन्होंने जितने भी जर्मन थे जो कि क्रिपल्ड थे और फिट नहीं थे, उनको भी उन्होंने मरवा दिया। ठीक है, दे अलोन, उनको केवल ऐसा ग्रुप बनाना था जो दिखने में डिजायरेबल हो, जिसको देख के दुनिया कहे कि ऐसे होने चाहिए सब लोग। Only they were seen the worthy of prospering and multiplying against all others। यानी जैसे लोग जो दिखने में डिजायरेबल हो, उनको ही अधिकार है कि वो रईस हो, उनको ही अधिकार है कि उन शादी करके और बच्चे वो प्रोक्रिएट करें, क्योंकि क्रिपल्ड बच्चे करेगा तो वो भी फिट नहीं होंगे। और जो बचे हुए लोग हैं उन सारे लोगों को अनडिजायरेबल माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अनडिजायरेबल केवल जूस नहीं है, अनडिजायरेबल जर्मन भी हो सकते हैं। जर्मन जो कि इम्प्योर है, जिनको हम प्योर ब्लड नहीं है, यानी एक के माता जर्मन है, मम्मी जर्मन है, लेकिन फादर हो सकता है कि ब्रिटिश हो, करेक्ट। तो अगर ऐसा है, बच्चा अगर इम्प्योर ब्लड है, दोनों जर्मन नहीं है, प्योर जर्मन नहीं है, तो भी वो अनडिजायरेबल माना जाएगा। और जो भी इम्प्योर है उनको, ये देखो अंडरलाइन है, दे हैव नो राइट टू एग्जिस्ट। क्या मतलब हुआ इसका? उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। इस लेवल की रेशियलिज्म, इस लेवल की थिंकिंग को नाजी थिंकिंग कहते हैं, और इसीलिए हिटलर इतना बदनाम है। एलिमिनेट क्या होता है? अब इसके लिए क्या किया उन्होंने, प्रॉपर एक वर्ड होता है यूथनीशिया। यूथनीशिया में बहुत बार मोहल्ले में ऐसे जो कुत्ते उत्ते घूम रहे होते हैं ना, तो ले जाते हैं उठा करके ये म्यूनिसपैलिटी वाले, उनका यूथनाइजिंग प्रोग्राम है, उसके थ्रू इंजेक्शन देते हैं, मार वार देते हैं। यूथनीशिया बेसिक इज किलिंग, ठीक है। तो इसने अंडर नाजी लोगों ने एक यूथनीशिया प्रोग्राम निकाला, इट्स अ टर्म इन इंग्लिश। इसका मतलब क्या है, एक प्रोग्राम में, अब ये कहानी पेज 1 से कनेक्ट होती है, इस प्रोग्राम में हेलमेट के फादर भी थे, ठीक है। तो हिटलर के फादर और सॉरी हेलमेट के जो फादर थे वो भी नाजी थे, और उनके साथ बाकी और नाजी ऑफिसर्स थे, क्योंकि याद होगा ना, हेलमेट के फादर इज अ फिजिशियन, करेक्ट। तो यूथनेशिया प्रोग्राम में यू डू गिव इंजेक्शंस और मारते हैं ना लोगों को,
इंजेक्शन दे करके या और तरीकों से। तो हेलमट के फादर और बाकी नाजी ऑफिसर्स ने मिल करके बहुत सारे जर्मन्स को मारा था जो कि मेंटली और फिजिकली अनफिट थे। और यही रीजन है कि हेलमट के फादर क्या बोल रहे हैं, दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज एंडेड, और अब जो हमने किया है उसका रिजल्ट हमें मिलेगा और हमें मार दिया जाएगा। तो वो इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि हिटलर का जो यूथनीजिया प्रोग्राम था उसके चलते जो लोग मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है उनको मार दिया गया था। समझ आया? तो इसमें से जनरली क्वेश्चन कोई बन नहीं पाता है क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन है ही नहीं, सिंपल एक इंफॉर्मेशन है। जूस को, जूस एक अकेली कम्युनिटी नहीं है, जूस सबसे ज्यादा मारे गए, यानी अगर 100 लोग मारे होंगे हिटलर ने तो उसमें लगभग 70 जूस रहे होंगे, इसलिए जूस इतने फेमस हो गए कि हिटलर ने सारे जूस को मार दिया। लेकिन जूस अकेली कम्युनिटी नहीं है जिसे मारा गया है, जिप्सीज भी हैं, बहुत सारे ब्लैक लोग भी हैं जो नाजी जर्मनी में रहते थे, उन सबको भी इंफीरियर ट्रीट किया गया, उनको भी बोला गया कि तुम लोग फिट नहीं हो और तुम लोग बायोलॉजिकली प्योर नहीं हो, तुम लोग सुपीरियर आर्यन रेस बनने के लायक नहीं हो, और इन सारे लोगों को भी या तो भगाया गया या तो वहां से मारा गया। यहाँ तक कि जर्मनी ने रशियंस और पॉलिश लोगों को भी नहीं छोड़ा, पॉलिश यानी पोलैंड, रशियन यानी रशिया वाले, उनको भी अनह्यूमन ट्रीट किया, उनको भी अनडिजर्विंग माना और उन्हें भी मार दिया। ठीक है, कैसा लग रहा है? जिनको अगर उन्होंने छोड़ भी दिया तो उन्होंने उनको लेबर बना करके रखा कि तुम हमारे गुलाम बनो। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, और वो गुलाम बन के उनके काम करने लगे और खाना भी नहीं देते थे तो बहुत सारे लोग भूख से भी मरने लगे। जूस हैड रिमेन्ड दी वर्स्ट सफरर, लेकिन जूस इतने ज्यादा फेमस इसीलिए क्यों है क्योंकि नाजी ने जितना भी अत्याचार किया उसमें सबसे ज्यादा अत्याचार, नंबर जितने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लोग थे वो जूस कम्युनिटी के थे, तो इसीलिए जूस वर्स्ट सफरर बने नाजी स्टेट में, सबसे ज्यादा उनको किया गया। नाजी की जो हेट्रेड थी जूस के लिए वो देखने लायक थी, और कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई थी ट्रेडिशन से, क्योंकि जूस का कल्चर क्रिश्चियन कल्चर से थोड़ा अलग था। तो जो क्रिश्चियंस थे, नाजी क्रिश्चियंस, वो जूस के ओल्ड टेस्टामेंट जूस रिलीजन से, जूइज्म से वो पहले से ही चिढ़ते थे। तो इस वजह से वो लोग जूस लोगों को, जूस को ऐसा माना जाता है कि वो बहुत सेक्लूडेड रहते हैं, उनका कल्चर अलग सा है, वो बाकी लोगों को जनरली एक्सेप्ट नहीं करते, थोड़े सुपरस्टिशियस भी होते हैं। तो इस तरह की वजह से जो जर्मन क्रिश्चियंस थे वो जूइज्म जो लोग थे, जूस को मानने वाले, ऑलरेडी चिढ़ते थे, ओल्ड यानी न्यू टेस्टामेंट वाले ओल्ड टेस्टामेंट से ऑलरेडी चिढ़ते थे। तो कल्चर की वजह से भी चिढ़न थी, और जूस जो थे वो बहुत सारे पावरफुल पोजीशंस में भी थे, आगे होगा कहीं। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज अ किलर ऑफ द क्राइस्ट, क्योंकि जूस को जनरली किलर ऑफ द क्राइस्ट माना जाता है, और उनको उशरर का क्या मतलब होता है, चेक। अरे समझ आ रहा है, ऐसा तो नहीं है? यस मैम आ रहा है। यस मैम आ ठीक रहा है। है। हाँ, जूस, हाँ, और उसरर का मतलब होता है जैसे अपने आप महाजन होते थे ना पुराने जमाने में, जो हाई इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देते थे। जूस लोग भी बहुत बहुत रिच कम्युनिटी थी जूस। तो जर्मनी में भी जो जूस थे वो बहुत रिच थे, जनरली बहुत सारी जूस कम्युनिटी के बैंक्स भी होते थे, है ना, वो लोग बहुत ट्रेडिशनली बहुत रिच रहे हैं। तो उनको किलर ऑफ क्राइस्ट माना जाता है कि क्राइस्ट की हत्या इन्होंने करी थी, वो तो है ही। ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो लोग इतने पावरफुल थे कि उनके पास बहुत सारे लैंड होता था, बहुत सारा पैसा होता था, तो जो नॉर्मल जर्मन होते थे उनको वो लोग लोन देते थे, और वो ब्याज से पैसे कमाते थे, इंटरेस्ट से, समझ गए? तो इसीलिए वो लोग फैटी होते थे थोड़ा, जैसे आपने यहाँ नहीं माना जाता है कि जो लोग पुराने जमाने में जमींदार वगैरह थे, या जो पुरानी मूवीज कभी देखोगे तो एक मुनीम होता है वो जो ज्यादा पैसे पे देता है, देखा है कभी? ज्यादा पैसे, ब्याज पे पैसा देता है और फिर वो लोगों का घर वर भी अपने नाम लिखवा लेता है। हैव यू सीन इट? तो जूस का कुछ वैसा सा इमेज था वहां पर, कि जूस को ऐसा माना जाता था कि ये लोग बहुत इमोरल मनी बनाते हैं, क्योंकि ये पैसे वाले हैं तो ये गरीबों को ज्यादा उस पे देते हैं पैसा ब्याज पे, और फिर उनसे वसूलते हैं। तो इसीलिए जूस उस वजह से भी बदनाम थे, क्योंकि हिटलर ने ऐसा प्रोपोगेंडा फैलाया कि जूस ने हमारे सारे लैंड ले लिया, सारा जो रिच पैसे वैसे वो सब भी जूस के पास में ही है, नॉर्मल जो जर्मन रेस है वो कितनी सुपीरियर है, लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास खाने को नहीं है, लेकिन जूस लोगों ने पूरा पैसा अपने घरों में भर लिया है। तो इस तरह का हेटरेट भी फैलाने लगे वो जूस कम्युनिटी के अगेंस्ट। तो जब तक मेडावल टाइम्स था तब तक जूस जो है वो
लैंड वगैरह उनके पास नहीं रहती थी, वो केवल ट्रेड और मनी लेंडिंग का काम करते थे, यानी पैसा उधार पे देने का। और वो एक अलग से एरिया में रहते थे जिसको घीटोस बोलते थे। तो मैंने बताया ना कि जूस की आदत थी, वो क्या करते थे, वो सेक्लूडेड रहते थे। तो ये थोड़ा जो अपने यहाँ महाजनों वाली जो जिसको हम लाला या बनिया वाली क्लास कहते हैं, ये लोग भी थोड़ा ट्रेड और बिजनेस ज्यादा करते हैं, उसी तरह का कल्चर, उनके पास पैसे भी बहुत होते हैं, उसी तरह का कल्चर वहां पे भी था कि जूस लोग एक अलग एरियाज में रहते थे, उस वक्त घेटो कहते थे उनको। उनके पास बहुत पैसे होते थे तो वो ब्याज में बहुत पैसा कमाते थे, और इसी तरह से वो धीरे 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 रिच होते चले गए। लेकिन जो हिटलर की जो हेट्रेड थी, इतनी हेट्रेड किसी ने पहले नहीं करी जूस से जितना हिटलर ने किया। हिटलर ने एक अलग ही थ्योरी दी जिसके हिसाब से उन्होंने बोला कि सूडो साइंटिफिक, यानी वो साइंस भी नहीं कह सकते। हिटलर ऐसा कह रहा था कि जूस जूस दो हैं वो हम लोगों का सारा, उन्होंने पैसा भी ले लिया, उनकी वजह से हमारे पास जॉब्स नहीं है। फिर उन्होंने, हिटलर ने कुल मिलाकर के इतना ड्रामा किया कि उन्होंने ये बोला कि जो जूस प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मतलब ये दे आर लाइक अ वायरस जो हमारे को खा लेंगे, हिटलर ने बोला, और इनको हम हटा नहीं सकते, तो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। एक ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्या है, टोटल एलिमिनेशन, मतलब मार दो। समझ गए? तो हिटलर ने जूस के लिए जितना नफरत दिखाया, जूस ऑलरेडी पावरफुल कम्युनिटी थी, लेकिन जितना हिटलर ने दिखाया उतना किसी और ने नहीं दिखाया। ये देखो ऊशर का मतलब है मनी लेंडर जो कि एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जब इस तरह की थिंकिंग जर्मन के नॉर्मल यंग लोगों में आने लगी, तो वो दिक्कत पैदा करने लगी जर्मनी स्टेट में, लोग चिढ़ने लगे जूस से। और यही रीजन है कि हिटलर इतना सक्सेसफुल हो गया 3-4 साल में ही, हमने देखा ना अभी, वो प्रोपोगेंडा ही कर करके, इस तरह की बातें कर करके ही वो मतलब जर्मनी में इतना फेमस हुआ। सो 1938 से 38 में नाजी ने टेरराइज किया, बहुत ज्यादा परेशान किया, परफ्यू के मतलब उनको गरीबी, उनसे सारे पैसे छीन लिए, उनको जमीन उनकी सारी जब्ती कर ली। पॉपराइज का मतलब किसी को गरीब कर देना। तो 1933 जब हिटलर पावर में आया है और 38 तक उन्होंने डराया धमकाया, पैसे ले लिए, जूस कम्युनिटी को अलग कर लिया, उनको कंपेल किया कि वो कंट्री छोड़ के निकल जाएं। इस तरह की चीजें उन्होंने बहुत की जूस के साथ में। और यही रीजन है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री आज तक हिटलर और जूस, जर्मन और जूस, अभी तक में भी वो एनिमिटी उनके बीच में मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ द हिटलर। फिर नेक्स्ट फेज आया 1939 to 1945. It aimed at concentrating them in the certain areas and eventually killing them in gas chambers. उसके बाद हिटलर ने अलग चीज करी, उसने पोलैंड में गैस चेम्बर्स बनवाए। उसमें वहां पे वो उसके अंदर उनको बंद करके उनको घुटन करवा के मारने लगे जो उसको, ठीक है। तो ये सब उन्होंने किया, इसमें से ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि फैक्चुअल है कि क्या किया, यू ऑल नो कि क्या उन्होंने किया। तो ये थिंकिंग के लिए है। नाउ इज इट क्लियर कि नाजी किस तरह का दुनिया चाहते हैं? अगर नाजीज आज होते तो हम नहीं होते, ठीक है। तो रेशियल यूटोपिया क्या है? रेशियल का मतलब रेस, यानी जो अपनी रेस को, यूटोपिया का मतलब ड्रीम। क्या हो सकता है? ये देखो ये कार है, दिस इज वन ऑफ द फ्रेट कार्स यूज्ड टू डिपोर्ट जूस टू द डेथ चेम्बर्स। इस कार से ये जूस लोगों को डेथ चेम्बर्स तक ले जाते थे, ठीक है। मम्मी तो ट्रेन दिख रही है। ट्रेन की बोगी जैसा है ना, कार है। यस मैम। पहले कार ऐसी होती थी बेटा, अभी तो मॉडर्न वर्जन है कार का। फिर अब स्टेप्स ये टू, चलती किससे थी मैम, इंजन से? कैसे चलती थी? आई थिंक इसको आगे या तो कोयले से चल रही है या तो इसे कोई खींचता होगा। तो मैम ये नॉर्मल रोड पे ही चलती थी या किसी अलग जगह जाके चलाना पड़ता था, जैसे कि ये कहीं वाली कार तो प्लेटफॉर्म? पटरी पर ही चलेगी। ओके मैम। ट्रैम्स बोलते हैं इनको, ट्रैम्स। अभी जो बीच में देखा है ना तुमने, जैसे हम लोग यहाँ पर मेट्रो देखते हैं, मेट्रो को यस ट्रेन मैम। मानते हैं। कार हम जनरल सड़क पे चलते हुए देखते हैं। इफ यस यू मैम। गो टू यूरोप यू विल सी दैट जो बस होती है वो भी ट्रैक पर चलती है, ट्रैम्स बोलते हैं।
ये बीच का कोई कॉम्बिनेशन है, मैंने ट्रैवल ये किया। सॉन्ग कुछ जगह मैंने देखा है कि वहाँ पे फुटपाथ होता है, साइड शायद में वहाँ शाहरुख वो खान ड्राइव की एक दो करते हैं। मूवीज में भी कभी देखा ये होगा, कि सॉन्ग उसी लंबी में सी, देखा था। कि लंबी सी सड़क लंबी सी कार जैसी बस जैसा रहता है, और वो बस भी बेटा ट्रैक्स पर चलती है, समझ गए। तो ये मॉडर्न वर्जन है, ये ट्रेम्स का वर्जन है। ट्रेम्स का कॉन्सेप्ट पहले से ही है यूरोप में। मैं हम वो गई जो थी मूवी अभी थी हम लास्ट टू दिलवाले में लास्ट। उसमें देखा था। हाँ, आई थिंक शाहरुख खान की मूवी मुझे भी शायद याद आ रहा है, मैं गई थी लास्ट टू लास्ट ईयर, तो मैंने देखा था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। मेट्रोज तो है ही, लेकिन नॉर्मल सड़कों पे भी ऐसे जैसे दार्जिलिंग वगैरह में टॉय ट्रेन चलती है ना, उसी तरह के रोड्स पर उन्होंने ट्रैक बनाए हुए हैं, और उस ट्रैक पर आप ऐसी बोगी टाइप की भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये आई थिंक इसी जो पूरे जर्मनी में हर जगह मैंने देखा है। जर्मनी में मतलब जर्मनी में नहीं, पूरे यूरोप में हर जगह देखा है मैंने। जर्मनी में भी देखा है, हंगरी में भी देखा है, स्विट्जरलैंड में भी देखा है। तो हो सकता है कि ये वो ही चीज हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कैसे डिपोर्ट करते थे, लेकिन ये वो चीज हो सकती है कि उसी का छोटा मोटा वर्जन, ठीक है। तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज अभी इसमें ज्यादा इस चैप्टर में और चीजें, और ये डेथ ही डेथ पढ़ोगे अभी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एक ये वर्ड है साइनागोगस। साइनागोगस इज अ प्लेस जहां पर जूस लोग होते हैं वो पूजा करते हैं, ठीक है। ये एक वर्ड आ सकता है। फिर स्टेप्स टू डेथ, कैसे किलिंग चैम्बर्स में ले जाके मारते थे। तो नरमबर्ग का है, जर्मनी में है। एक लॉ निकाला था 1935 में उन लोगों ने, यानी हिटलर ने। उसमें क्या था, जो भी पर्सन जर्मन और रिलेटेड ब्लड का है, वो प्रोटेक्शन उसको मिलेगी जर्मन एम्पायर की। मैरिजेस जूस और जर्मन के बीच की मना है, वो दोनों शादी नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जूस और जर्मन के बीच में क्राइम है, उसके लिए सजा मिलेगी। जूस जो है वो नेशनल फ्लैग नहीं उड़ा सकते, यानी अगर जूस कम्युनिटी के हो तो आप जर्मनी का झंडा नहीं उड़ा सकते। अदर लीगल मेजर्स क्या है, जूस के जो बिजनेस है उन्हें बायकॉट करना है, गवर्नमेंट सर्विसेज से जूस को निकाल देना है, और उनको मजबूर करना है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, या फिर उनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लेना है। समझ आ गया कि किस तरह के स्टेप्स हैं डेथ के। तो स्टेज 1 पे आप इन्हें इस तरह से करते हो, जिसमें आप ये प्रूव करते हो कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, कि तुम हमसे अलग हो, तो तुम हमारा झंडा मत फहराओ, तुम्हें जॉब्स भी नहीं देंगे, तुम्हारा प्रॉपर्टी भी छीन लेंगे। स्टेप 1 पे ये किया जाता है। स्टेप्स टू डेथ का मतलब कि धीरे धीरे कैसे जूस कम्युनिटी को पूरी तरह खत्म किया गया। तो स्टेप 1 पे उनके साथ ये सब किया गया, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली, जॉब से निकाल दिया उनको, उनको अलग ट्रीट करने लगे। फिर स्टेप 2 पे क्या होता है, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस में। दूसरे में क्या किया उन्होंने, ये वाला फेज इस टाइम पे आया, घेटोवाइजेशन। इसमें उन्होंने क्या किया, जूस को मजबूर किया कि उन्हें एक येलो स्टार पहनना पड़ेगा अपने चेस्ट के ऊपर। दिस आइडेंटिटी मार्क वॉज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, और इस चीज को उनके पासपोर्ट पर भी लगा दिया। यानी हर एक जूस को तुम देखकर ही पहचान सकते थे, उनके पास एक येलो स्टार लगा होगा, या फिर उनके पासपोर्ट के ऊपर मुहर लगी होगी। और जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट होते थे उन सब के ऊपर वो ठप्पा लगाया जाता था। उनको जूस हाउस में रखते थे, अलग हाउस में नहीं रखते थे। और उनको एंड घीटोज मतलब छोटे छोटे एरियाज होते हैं गलियों वाले, उनमें लोड्स और वॉर्सो, ये भी पोलैंड में है वॉर्सो, इन लोकेशंस पे ग्लिटोज बना दिए, तो जूस को वहीं रखते थे। दीज बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीमली मिजरी एंड पावर्टी। और धीरे धीरे देखा गया तो हिटलर ने सारी प्रॉपर्टी तो छीन ली थी, कि बहुत दुख और बहुत गरीबी इन लोकेशंस में देखने को मिली बाद में, जो कि इन्होंने ग्लिटोवाइजेशन किया, मतलब उनको एक हर जगह से ला ला करके प्रॉपर्टी उनकी छीन के उनको उठा उठा करके कुछ एरियाज में फेंक दिया कि अब तुम्हें यही रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद में घीटोज में भी जो जो लोकेशन थी उनको घीटोज बोलते थे, उन घीटोज में भी भूख स्टारवेशन ये सब होने लगी स्टेज 2 में, ठीक है। फिर थर्ड में है एनहाइलेशन, यू हैव नो राइट टू लिव, तुम्हें अब जीने का ही अधिकार नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इस तरह की चीजें करी, जिसमें उन्होंने इस तरह का तार वार लगा दिया वाइल्ड ट्राइंग, कि अगर आप जहां पर भी उनको रखते थे उनके बाहर ऐसी वायरिंग कर देते थे कि अगर ये भागने की कोशिश करेंगे तो तुम इन वायर में फंस कर मर जाओगे, ठीक है, करंट वगैरह रहती थी। और ये क्लोथ्स हैं जो कि गैस चैम्बर के बाहर है, कितने लोग मरे होंगे, उनके कपड़े हैं, ठीक है। तो ये उनके गैस चैम्बर में एंट्री करने से पहले उनके कपड़े वगैरह उतरवा देते थे। फिर उसके बाद में जूस हाउसेस, कॉन्सेंट्रेशन कैंप और घीटोज इन और डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप से पहले में तो प्रॉपर्टी छीन ली, जॉब छीन ली, दूसरे में उनको घर छीन के उनको घीटोज में डाल दिया। अब उनको घीटोज से उठा उठा करके कहाँ लाया जाता है, डेथ फैक्ट्री में। डेथ फैक्ट्री इज अ फैक्ट्री जहाँ में मारा जाएगा उनको गुड ट्रेन से, तो ट्रेन का ही आई थिंक वो ही था। पोलैंड और एल्सवेयर में मोस्ट प्रोबेबली बेल्जक, ऑस्ट्रिच, सोबिबर, ट्रेब्लिंका, चेलमानो, मजनेक
एंड ये सारे एरियाज में उन्होंने गैस चैम्बर्स बना दिए और मास किलिंग की गई, यानी इनके कपड़े जूते उते उतरवा करके, शूज टेकन अवे फ्रॉम द प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सॉल्यूशन। ये देखो कितने जूते हैं, जूते उतरवा करके फिर उनको गैस चैम्बर में ले जाया गया। और ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप है जहाँ पर डेथ कैंप ऐसा दिखता था कुछ कुछ, ये है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जिसमें देखो वॉल्स में सब वायरिंग लगी हुई है और इसके अंदर चैम्बर्स बने हुए हैं। समझ आ रहा है कुछ? लग रहा है भयानक तस्वीर? यस मैम। सदमे में तो नहीं चले गए बच्चे मेरे? ओके, अरे समझ आ गया सबको? भूलोगे कभी ये? कभी नहीं भूल सकते तुम इस चैप्टर के तो सब सही कर। मैं जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे उतना बार बुरा लगता है। बुरा तो नहीं लग रहा है किसी को? रो तो नहीं रहा है कोई? नो मैम। फिर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सब सही है, सब समझ आया? यस मैम। चलो भाई, फिर रेशियल यूटोपिया। इतना करने के बाद में उनका ड्रीम साकार होने लगा। ऑब्वियसली रेशियल यूटोपिया का मतलब रेशियल ड्रीम। तो ये जो ड्रीम है एक तरह से वो साकार होने लगा, वो फ्रक्टिफाई होने लगा, इन अ वे पूरा होने लगा। तो जब वॉर शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो नाजी लोगों ने यही करना शुरू करा। उन्होंने अपना जो मर्डरस रेशियल ये आइडिया था उसको उन्होंने और तेजी तेजी बढ़ाना शुरू करा। जेनोसाइड किया, अभी बताया मैंने कैसे जेनोसाइड किया, दिखा दिया है ना। अब इसलिए मैं इसके बाद ये पढ़ा रही हूँ, वरना पहले समझ लिया। उन्होंने जेनोसाइड किया, वॉर किया, पोलैंड का जो एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया था उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। नॉर्थ वेस्ट पोलैंड तो जर्मनी को मिल ही गया, पोलैंड लोगों को भी वहां से भगा दिया उन्होंने। यानी जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड की बहुत बुरी हालत की थी, ये उसका एग्जाम्पल है कि पोलैंड को कब्जा करके पोलैंड के लोगों को वहां से भगा दिया। उसके बाद की उनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह थी वो भी उन्होंने ले ली सारा। पोलैंड वाले जब पोल्स लोग भाग गए तो जो बच गया वो उन्हें मिल गया। फिर उनको जानवरों की तरह उनको दूसरे पार्ट में भर किसी दूसरे लोकेशन में भर दिया गया। फिर उनको अनडिजायरेबल बोल दिया गया कि ये लोग अनडिजायरेबल हैं। और अनडिजायरेबल बोलने में क्या होता है वहां पर? मार दिया जाता है। इफ यू आर नॉट डिजायरेबल यू डोंट हैव राइट टू लिव। फिर बहुत सारे पुलिस लोगों को, इंटेलिजेंसिया को मार दिया उन्होंने। फिर उनको पता नहीं क्या क्या तो कर रहे हैं। फिर एंटायर पीपल को उन्होंने ना तो इंटेलेक्चुअली रहने दिया या स्पिरिचुअली सर्वाइव का मतलब सर्वेंट बना लेना, उनको सर्वेंट बना लिया बहुत सारे लोगों को। पोलिस के जो बच्चे थे जो भी आर्यंस के जैसे लगते थे वो उनकी मदर से छीन लिए गए और उनको रेस एक्सपर्ट्स के पास ले जाया गया चेक कराने के लिए कि ये एक्चुअली पोलिश है या जर्मन है। समझ रहे हो? क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि दिस इज द ओनली आइडियोलॉजी दैट डिटरमाइंस, दैट इज बेस्ड ऑन योर फिजिकल फीचर्स। तो अगर तुम शक्ल से देखने में जर्मन लग रहे हो लेकिन तुम रहते पोलैंड में हो तो सबसे पहले तुम्हारा चेकिंग कराया जाएगा। किससे? डॉक्टर से। रेस एक्सपर्ट्स के पास ले जाएंगे तुमको, वो बताएंगे कि भैया ये पॉलिश है या ये जर्मन है। तो ये भी उन्होंने किया। मतलब वो अपने रेस के लिए इतने ज्यादा ब्लाइंड हो गए थे कि जो पॉलिश मदर्स थी उनको भगाने से पहले अगर उनका कोई बच्चा दिख भी रहा होता था जर्मन के जैसा तो उसको भी वो ले जाते थे रेस एक्सपर्ट के पास, चेक करवाते थे। अगर वो रेस टेस्ट में पास हो जाते थे तो वो जर्मन फैमिली को दे दिया जाता था, पोलिश फैमिली से। यानी कल को जिया का अगर आएंगे जर्मनी वाले और उनको लगे कि जिया जर्मन हो सकती है तो वो पहले इसका टेस्ट कराएंगे। अगर ये टेस्ट पास कर लेगी तो जिया की मदर के पास राइट नहीं है कि वो जिया को रख सके। वो किसको दे दिया जाएगा? जिया को, किसी जर्मन फैमिली को। और अगर गलती से ये टेस्ट में पास ना हुई फिर क्या होगा जिया? या तो मार देंगे या किसी ऑर्फनेज में दे देंगे। ठीक है, ये सब ये है, यही सब कर रहे हैं। पढ़ पढ़ के मूड खराब हो गया। चलो यहाँ से चलते, समझ आ गया? यस मैम। अब है यूथ इन नाजी जर्मनी, जो कि आई थिंक कम ही बचा हुआ है, ज्यादा नहीं बचा। अब क्या होगा? ये तो हमने नाजी वर्ल्ड व्यू पूरा पढ़ लिया। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड और यूथ इन नाजी जर्मनी पढ़ते हैं। हिटलर वाज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ कंट्री। हिटलर में एक और अच्छी बात थी, हिटलर को कंट्री के यंग लोगों से बहुत प्यार था। उसको ऐसा लगता था कि स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी बन सकती है अगर हम बच्चों को क्या पढ़ाएं? क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? नाजी नाजी की आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी। यानी अब हिस्ट्री, मैथ, साइंस के साथ साथ नाजी आइडियोलॉजी भी बच्चों को स्कूल से ही पढ़ाई जाएगी।
और उसमें क्या होगा, ऐसा करने के लिए उनको कंट्रोल चाहिए था कि बच्चे का इनसाइड और आउटसाइड स्कूल में बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए था। तो होता क्या था स्कूल में, अगर तुम नाजी स्कूल में होते तो कैसा होता। सबसे पहले स्कूल को अच्छे से क्लीन करो, उसे प्योरीफाई करो, यानी जो टीचर्स, क्लीन और प्योरीफाई का ये मतलब नहीं कि सफाई करना है, या क्लीन और प्यूरिफाई का मतलब ये है कि स्कूल के अंदर अगर कोई ऐसा टीचर है जो कि जू है या फिर पॉलिटिकली अनरिलायबल लगता है, यानी जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी और कम्युनिटी से है, उसको डिसमिस कर देंगे। चिल्ड्रन को पहले सेग्रीगेट किया जाएगा, यानी को अलग अलग किया जाएगा, यानी जर्मन चिल्ड्रन जर्मन के साथ बैठेंगे, जूस चिल्ड्रन जूस के साथ बैठेंगे, और बैठना छोड़ो, एक साथ खेल भी नहीं सकते, यानी जर्मन जर्मन के साथ खेलेगा, जूस जूस के साथ खेला जाएगा। और सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जो कि जूस हैं, जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या जिप्सीज हैं, उनको तो स्कूल के बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। फाइनली इन 1940s दे वर टेकन टू द गैस चेम्बर्स। और अगर वहां के बाद में भी एक टेस्ट में, पहले टेस्ट में तो जूस जर्मन अलग निकलेंगे, अगर अनरिलायबल लगते हैं तो फिजिकली हैंडीकैप हैं अगर जूस मान लो, या जूस उनको अनडिजायरेबल लगता है, मतलब कुछ चिल्ड्रन डिजायरेबल भी होंगे जूस में, अगर कुछ अनडिजायरेबल उनको लगते हैं तो उनको स्कूल के बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके अगले स्टेज में अगर उन्हें और ये वेस्ट लगेंगे तो गैस चैम्बर ले जाएंगे और वहां उन्हें मार दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्या होगा, जो गुड जर्मन चिल्ड्रन होंगे उनके साथ फिर क्या होगा, भाई कहते बुरों के साथ तो बहुत बुरा किया, तो अच्छों के साथ क्या अच्छा किया वो भी सुन लो, कितना अच्छा किया है। जो गुड जर्मन चिल्ड्रन होंगे उनको नाजी स्कूलिंग कराई जाएगी, उनकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी, यानी उनके दिमाग में नाजी आइडियोलॉजी बार बार भरी जाएगी। स्कूल की जो टेक्स्ट बुक होंगी उनको दोबारा से लिखा जाएगा नाजी लोगों के हिसाब से। रेशियल साइंस एक सब्जेक्ट होगा जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। रेशियल साइंस ऐसा कभी कुछ सुना है? नहीं, लेकिन नाजी स्कूल में होते तो पढ़ते रेशियल साइंस। रेशियल साइंस के हिसाब से, रेशियल साइंस में ये पढ़ाया जाएगा कि कैसे नाजी रेस सबसे अच्छी रेस है। स्टीरियोटाइप अबाउट जूस वर पॉपुलराइज। जूस लोगों के बारे में जो स्टीरियोटाइप है, क्या स्टीरियोटाइप है कि ये मोटे होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खाते हैं, ये मनी लेंडर्स हैं, लोगों को चूसते हैं, किलर्स ऑफ क्राइस्ट हैं जूस, तो ये सब उनको उनके बारे में ये सारे आइडियाज पॉपुलराइज कराए जाएंगे, यानी और फैलाए जाएंगे। और मैथ्स की क्लास में भी ये सब चलेगा। और चिल्ड्रन होंगे वो ये, उनको ये पढ़ाया जाएगा किस तरह से लॉयल होना चाहिए और किस तरह से सबमिसिव होना चाहिए। सबमिसिव का मतलब क्या होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखो। सबमिसिव का मतलब सामने वाले की सुनो। सबमिसिव का मतलब जो एक्टिव नहीं है, जो कंट्रोल में रह सके। और चिल्ड्रन को ये सिखाया जाएगा कि उन्हें जूस से हेट करना है और हिटलर की पूजा करनी है। ये गुड बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉट टू नर्चर स्पिरिट ऑफ वायलेंस। और जब भी स्पोर्ट फंक्शन होगा तो उसमें लड़ाई झगड़ा किया जाएगा, एग्रेशन किया जाएगा, मारो एक दूसरे का सर फोड़ दो, इस तरह की बच्चों को सिखाई जाएगी। अब बताओ कितना अच्छा है अच्छा। हिटलर को ऐसा लगता था कि अगर बच्चों को बॉक्सिंग सिखाई जाएगी तो बच्चों आयरन हार्टेड बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मैस्कुलिन बनेंगे। तो अगर तुम हिटलर स्कूल में होते तो तुम्हें नाजी वर्ल्ड व्यू पढ़ाते, तुम्हें सबमिसिव होना सिखाते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हिटलर की पूजा करना सिखाते। उसके बाद में जो भी तुम्हारी कम्युनिटी है, जो तुम्हारी कम्युनिटी से अलग है, उसके बारे में तुम्हारे दिमाग में नफरत फैलाते और तुम्हें हम बॉक्सिंग अग्रेसिव सिखाते। होना और उन जूस के खिलाफ हम भड़काते। हाँ, और तुम्हें बॉक्सिंग सिखाते। कैसा है स्कूल? वांट टू गो टू दैट स्कूल? मैम बहुत ही नो अच्छा है। मैम। और अच्छा है। इस तरह की इसीलिए ये सब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कितनी अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, तभी तो पता चलेगा। यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन सबको, और इस सब के लिए काम किसे दिया गया, तो यंग लोगों को, यंग ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढा गया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यंग लोग काम करते थे। उनको ये बोला गया कि आप जर्मन यूथ को एजुकेट करिए और उनके अंदर नेशनल सोशलिज्म डालो, जर्मन स्टाइल का नेशनलिज्म डालो, जो जर्मनी, जो हिटलर चाहता है वो ऐसी बातें उनके दिमाग में डालो। 10 ईयर के ओल्ड को भी जंग वॉक में एंटर करना होता था। जंग वॉक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें सबको एंट्री लेनी होती थी। ये हिटलर का आदेश है। एट 14 सारे बॉयज को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, यानी तुम्हारा मन हो या ना हो, अगर तुम 14 ईयर्स के हो गए हो तो नाजी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके तुम ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाओगे, जिसको हिटलर यूथ कहते थे, यानी हिटलर का छोटा वर्जन था, हिटलर जूनियर।
वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, और वहां पे उनको सिखाया जाएगा कि वॉर को वर्शिप करो, ग्लोरीफाई अग्रेशन एंड वायलेंस, किसी को मारो पीटो, ये चीज को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है। करेक्ट, जब आप किसी को मारते हो पीटते हो, तुम्हारे मदर फादर कहते हैं क्या गुंडे वाली हरकत कर रहे हो, लेकिन उनके यहाँ कहते हैं शाबाश, इस तरह की बातें करते हो, तो वो ग्लोरीफाई करते हैं एग्रेशन एंड वायलेंस को। डेमोक्रेसी को तो वो बहुत कंडेम करते हैं, यानी क्रिटिसाइज करते थे, और जूस को हेट करना सिखाया जाएगा। जिप्सीज और बाकी जो कैटेगरीज है जिनको अनडिजायरेबल मानते हैं, उन सबको भी हेट करना सिखाया जाएगा। जब तुम 14 साल के होगे तब से ही सिखाएंगे तुमको। फिर काफी सारे ट्रेनिंग के बाद में तुमको एक लेबर सर्विस दी जाएगी, और यूजुअली जब तुम 18 के हो जाओगे तब तुम्हें सर्विस करनी पड़ेगी। वो कौन सी सर्विस है, तुम्हें आर्मी में जाना होगा, और नाजी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। तो करियर भी फिक्स्ड है वहां पर, इतना मैम सोचना सब है। बच्चों को आर्मी में ही जाना होगा? हाँ, क्योंकि काम ही है लड़ाई लड़के, उनका तो पर्पस है ही नहीं ना, खुद तो कुछ कमाना नहीं है ना, लड़ाई करके सामने वाले का ले लेना है, तो उसके लिए तो एक ही चीज की जरूरत है, लड़ने की। अरे कल को अगर हिटलर के कंट्री में होते और उसके पास इंडस्ट्रीज नहीं होती तो वो क्या करता, मार्क जगरबर्ग के घर पे अटैक कर लेता और फेसबुक अपने नाम करा लेता। जब लड़के सब चीज मिल सकती है बेटा, तो क्या जरूरत है कुछ और काम करने की। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। गेटिंग नाजीज आइडियोलॉजी? भूलोगे कभी? ये नई अनोखी आइडियोलॉजी है, इन्होंने खुद निकाली है। ऐसे थोड़ी ना हिस्ट्री में अपना इतना नाम बना गए हैं। बचपन से पता होता है कि नहीं हिटलर का नाम? यस मैम। ऐसे ही थोड़ी ना है, बहुत बड़ी छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है। फिर क्या होगा, उन्होंने आर्मी में सर्विसिंग करनी पड़ेगी सबको, ठीक है। और ये यूथ लीग ऑफ नाजी ये 1922 में बनी थी, 4 साल के बाद इसका नाम हिटलर यूथ रख दिया गया था। और फिर इस तरह से नाजी ने सारी चीजें कंट्रोल कर ली। जंग वॉक नाजी यूथ ग्रुप फॉर चिल्ड्रन फॉर 14 ईयर्स ऑफ एज, इनसे जो 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको जंग वॉक में रखते थे, जो कि हिटलर की ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी अलग अलग एज ग्रुप के लिए उसने रख रखी है, ठीक है। जूस चिल्ड्रन अराइविंग एट अ डेथ फैक्ट्री टू बी गैस्ड, ये देखो ये एक्चुअल फोटो है बच्चे की, इनको मारा जाने वाला है। A German blooded infant with his mother being brought up by occupied Europe and Poland for the settlement। और ये जर्मनी का बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है। इसको ये पोलैंड में सेटल करा रहे, क्योंकि पोलैंड से पोलिश को तो भगा दिया उन्होंने, उनकी लैंड ले ली। ये डिजायरेबल चिल्ड्रन है, ये रहे। सारे सुंदर लग रहे हैं कि नहीं? हिटलर खुद भी तो कितना सुंदर है, देखना चाहोगे हिटलर को? ये दिख रहा है। हिटलर और उसकी डिजायरेबल चिल्ड्रन की रेस, ठीक है। बच्चे दुखी ज्यादा लग रहे थे मेरे को तो। अब इतना ही नहीं बेटा, अभी मदर्स के लिए भी बता रहा है हिटलर कि क्या करना चाहिए। अभी तो केवल लड़कों का काम तमाम किया है, अभी लड़कियों का करना बाकी है। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वीमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन। नाजी जर्मनी में बच्चों को ये बार बार बताया जाता था कि जो वीमेन होती हैं वो मेन से बहुत अलग होती हैं। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वीमेन दैट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वाज रॉन्ग। क्या बोल रही है कि बाकी दुनिया में लड़कियां जो अपने बराबर अधिकारों के लिए लड़ रही, इक्वल राइट्स के लिए, वो एक्चुअली गलत है, वो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी हर लड़के को ये बताया जाएगा कि लड़की तुमसे अलग है, अगर वो इक्वल राइट मांगती है तो वो गलत कर रही है, और इससे तुम्हारे घर की हालत खराब हो सकती है। तो इमेजिन इन अ स्कूल यू आर टोल्ड ऑल द बॉयज कि तुम तुम्हारी मदर्स या तुम्हारे साथ की जो लड़कियां हैं वो अगर तुमसे इक्वलिटी मांगे तो वो गलत है। तो व्हाट विल यू बिकम, जब बड़े हो जाओगे तो क्या बनोगे? यू विल कंसीडर देम एज सेकेंडरी, उनकी इज्जत भी नहीं करोगे। करेक्ट, वही वो सिखा रहे हैं। लड़कों को ये सिखाया जाता था कि उन्हें एग्रेसिव होना है, लड़ाई करना है, मैस्कुलिन बनना है, स्टील हार्टेड बनना है, मतलब उन्हें, मतलब क्या बोलूं, स्टील हार्टेड का मतलब पत्थर दिल बनना है उनको। वहीं लड़कियों को बताया जाता था कि उनको अच्छी माँ बनना चाहिए। जो प्योर ब्लड वाले आर्यन बच्चे होंगे उनको पालना चाहिए, घर में खाना वाना बनाना चाहिए, और गर्ल्स की पूरी जिम्मेदारी है कि प्योरिटी ऑफ रेस बनी रहे, ठीक है। यानी गर्ल्स को किसी दूसरे कम्युनिटी में शादी भी नहीं करनी है, डिस्टेंस रखना है, अपने आप को जूस से दूर रखना है। गर्ल्स को जो उनके साथ बैठेंगी नहीं, बात नहीं करेंगी, शादी तो बहुत दूर की बात है। घर की देखभाल करो, अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज पढ़ाओ, ठीक है।
और आर्यन कल्चर और रेस की बेरर्स बनना है। ठीक है, सही लगा गर्ल लड़कियों? तुम्हारा करियर भी फिक्स कर दिया है नाजी हिटलर ने। 1933 में हिटलर ने बोला कि मेरे स्टेट में जो मदर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन है। किसी भी कंट्री में होती है मदर, क्योंकि मदर के ऊपर दो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, करियर की भी होती है और घर की भी होती है, तो इन अ वे ज्यादा होता है। हिटलर ने ये बात मानी, लेकिन किस सेंस में? लेकिन नाजी जर्मनी में सारी मदर को इक्वलिटी नहीं थी। उसने ये बोला कि वो इम्पोर्टेंट होती है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बच्चे पालने के लिए इम्पोर्टेंट है, और बच्चे तो इम्पोर्टेंट है हिटलर के लिए, क्योंकि वो उसकी नाजी रेस का पार्ट बनेंगे, है कि नहीं? तो वीमेन हु बोर रेडिकली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड। और एक और है इसके साथ। पहली बात तो ये है कि तुम्हें घर पे खाना वाना बनाना है, बच्चों को नाजी वैल्यू सिखानी है, इक्वालिटी तो मांगो ही मत। उसके अगर तुमने ये सब मान भी लिया, तब भी एक कंडीशन है, जो बच्चे होंगे वो कैसे होने चाहिए? सुंदर होने चाहिए। रुद्र का मुझे तुम्हारा रिएक्शन बहुत अच्छा लगा। बाकी लोगों को समझ आ गया बच्चे कैसे होने चाहिए? अरे बोलो। यस मैम। यस रेडिकल रेशियली डिजायरेबल होने चाहिए, अगर नहीं हुए तो? अरे अगर सुंदर बच्चे नहीं हुए तो वरुण क्या होगा? उनकी मम्मी को मार देंगे। सुन रहे हो? सही है। तो अगर बच्चे रेशियली डिजायरेबल हुए तो उनको अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन अगर अनडिजायरेबल हुए कितनी तो बड़ी उन्हें बात है ना। पनिश। क्या बोल रहे हो बेटा? कितनी बड़ी बात है, सुंदर हुए तो अवार्ड दिया जाएगा। और सुंदर नहीं हुए तो पनिश किया जाएगा। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। जिनके बच्चे सुंदर होंगे उनको हॉस्पिटल में भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। और तो और, खरीदने वाली शॉप पे कंसेशन भी मिलेगा, थिएटर के टिकट पे कंसेशन मिलेगा, रेलवे किराए पे कंसेशन मिलेगा। मैम वैसे तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की प्लास्टिक सर्जरी कराने पे लग जाएंगे। वही तो मैं बोल रही हूँ, इतनी अजीब आइडियोलॉजी कभी किसी ने देखी नहीं होगी। टू एनकरेज वीमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन। और लड़कियों को ये एनकरेज करना है कि वो ढेर सारे बच्चे करें। क्यों? ये सारे बच्चे आर्मी में जाएंगे, आज जाके लड़ाई करेंगे, तो फोर्स बढ़ती जाएगी ना, फोर्स जर्मनी की, जर्मनी की ताकत बढ़ती जाएगी, जर्मनी और एरियाज को ऑक्यूपाई करता जाएगा। करेक्ट? यस तो मैम। इसीलिए जितने मैक्सिमम बच्चे करने हैं, ऑनर क्रॉस मिलेगा उस लेडी को। ऐसे ही वो ओलंपिक में मेडल होता है ना, तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा अगर आपके 4 बच्चे हैं, सिल्वर मिलेगा अगर आपके 6 बच्चे हैं, और आपको गोल्ड मिलेगा अगर 8 से ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है? यस मैम। इसी के साथ हमारा यहाँ का काम, चलो बस एक पैराग्राफ और पढ़ने। जितने आर्यन विमेन है उनको प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट है, उसी के हिसाब से चलना है। ठीक है? और अगर वो नहीं चलेंगी कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जर्मनी के रूल्स, तो उनको सीवियरली पनिश किया जाएगा। जो लोग जूस से बातें बातें करेंगे, पोलिश से या रशियन से बातें करेंगे, उनको पूरे टाउन में परेड कराई जाएगी उनकी, और शेव्ड हेड के साथ, यानी उनके बाल वाल शेव कर दिए जाएंगे, उनके फेस को काला कर दिया जाएगा, और उनके गले में एक पट्टा टांग दिया जाएगा जिसपे ये लिखा होगा, आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन। मैंने अपने देश की इज्जत को गिराया है। मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस। और फिर भी जो नहीं मानेंगे उनको जेल भेजेंगे, उनका ऑनर छीन लिया जाएगा, और हस्बैंड और उनकी फैमिली को क्रिमिनल ऑफेंस के लिए ट्रीट किया जाएगा। इसी के साथ हमारी नाजी आइडियोलॉजी पूरी तरह खत्म हो गई। अब हम देखेंगे हिटलर का प्रोपोगेंडा कल। इंटरेस्टिंग नहीं लगा तुम लोगों को ये चैप्टर? एक पन्ने का नहीं बचा होगा मुश्किल से, अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा कल। कल ही हम शुरू कर देंगे बेटा दूसरा। कौन सा? हाँ मैम, कोई भी करा दीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज कर लेते हैं। अभी ये ओके समझ आ मैम। गया जितना पढ़ा? यस मैम। यस मैम। आई मजा? यस मैम। थोड़ी क्रिमिनल आइडियोलॉजी है, लेकिन फनी कितनी है ना? तो नाजी सोसाइटी में अगर आप रहते होते तो स्पेशली फॉर गर्ल्स गोल्ड लेना बहुत आसान था। यहाँ तो बहुत पढ़ना पड़ रहा है, वहां पर तो बस 8 बच्चे ही करने थे, एंड यू कुड हैव गॉट अ गोल्ड।
किस किस को लग रहा है कि गलती हो गई, नाजी आइडियोलॉजी के टाइम नहीं पैदा हुए? है कोई? मजाक अगर छोड़ दिया जाए तो कितनी बड़ी बात है ये, कैन यू इमेजिन? एक ऐसी सोसाइटी इतने ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन के साथ, क्या तुम में से कोई भी है जो रहना चाहेगा इस कंट्री में? अरे बताओ भाई। नो मैम। नो। कोई नहीं रहना चाहेगा इस कंट्री में। तो इसीलिए हम्म। डेमोक्रेसी क्यों बहुत अच्छी चीज है, आज हमें एक एग्जाम्पल से सीखने के लिए मिला। then why the country India as a democratic country is far better than a Nazi country Germany, correct? चलो भाई, इसी के साथ जो तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसको हम अभी देखते हैं कौन कौन से कर सकते हैं, उनको कर लेना। करने के अभी मैं एक मिनट बता रही हूँ, और करने के बाद नेक्स्ट कल तक कर लेना, 2-3 क्वेश्चन होंगे, कल तक कर लेना, कल इसे खत्म कर लेंगे और कल पॉलिटिकल पार्टी शुरू करेंगे। इज दैट ओके विद यू? यस मैम। ओके।